एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर 12 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस थे। वो कुछ क्वेश्चंस इसमें से मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो स्पेस कंज्यूमिंग थे थोड़ा सा। दैट इज़ वाई यू जस्ट ट्राई टू डू दैट क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। देख लेते हैं हम, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू थिंक दिस कॉन्टेंट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। So let's get start. Question number 13. At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance, ठीक है। तो किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंस का क्या होता है, इज़ हायर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज़ लोअर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज सेम दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं, या फिर किसी गिवन टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है, कैसे होता है ये, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में दिया है तो जनरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल्स टू पाई प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम, ठीक है। सो इज़ हायर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो पाई होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होगा, पाई की जो वैल्यू होगी पाई होगा इज़ हायर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के इक्वल बट डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो दिस विच वन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज़ अ राइट आंसर, इज़ हायर देन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है आई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, किसके लिए, NaCl, KCl एंड K2SO4, ठीक है। एक्चुअली इसके लिए जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई इक्वस्ट होता है n, और n कैसे निकालते हैं, सपोज KCl है तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, K प्लस Cl माइनस, मतलब नंबर n नंबर कितने हो गए, 2, है ना। ऐसे ही NaCl में, तो NaCl में भी कितने बनाएगा, n नंबर, Na प्लस Cl माइनस, ये भी 2 आएगा। बट जो K2SO4 है ये क्या बनाएगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो इसने n की वैल्यू कितनी आ रही, n इक्वल्स टू 3 आ रहा है। सो 2 2 3, लेट्स सी द ऑप्शन 2 2 एंड 2 2 2 एंड 3, सो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या, वांट ऑफ फैक्टर जो है आई, है ना, वांट ऑफ फैक्टर इसकी KCl, NaCl, K2SO4 के लिए वैल्यूज़ क्या होगी, n वैल्यूज़ क्या होगी। तो ये डिसोसिएट होगा तो 2 बनाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, 2, इसमें भी 2 आएगी और इसमें कितनी आएगी, 3 आएगी, तो 2 2 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, हाँ बार में होती है या एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखो कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर हम समझना चाहें तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर ये तो कंटेनर है और इनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इस इधर से इधर वाली कॉन्सेंट्रेशन से वापस उस लो की तरफ जाने लगता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से मूव करते हैं, हाई टू लो की तरफ, किसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो ये स्टेटमेंट आप देखो, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो मूव कर रहे हैं बट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर में तो ऑस्मोसिस होता है, लेकिन हायर टू लोअर में जाते हैं तो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ लिखा है कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट, तो यहाँ लोअर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हायर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है।
सो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी देखोगे तो द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ठीक है ये, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो क्या आएगा, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस वन, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस हाई से लो की तरफ होता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि लो रीजन से हाई की तरफ, तो ये तो ऑस्मोसिस का है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। सो हेनरीज कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो हेनरीज कांस्टेंट जो होता है के एच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहेगा, या पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स देर इज अ के एच वैल्यू, अबाउट द के एच वैल्यू, मतलब टेम्परेचर के कंसर्न में पूछा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के एच वैल्यू क्या होगी। तो जनरली हम कहते हैं कि जो प्रेशर होता है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी के, है ना। तो ये P इक्वल्स टू के एच एक्स वैल्यू आती है। तो ये जो के एच की वैल्यू है, मतलब P बाय एक्स इक्वल्स टू के एच होता है, के एच। तो ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर के एच इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जो टेम्परेचर होता है, अब देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। मतलब कोई गैस है वो किसी लिक्विड में डिजॉल्व है और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस के मॉलिक्यूल तो एस्केप होने लगेंगे ना, है ना। तो जो केज है, केज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो केज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केज इंक्रीज होगा, केज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, बट सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो दिस इज द राइट आंसर। केज की जो वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, बट सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है गैसेस की। सेम क्वेश्चन रिलेटेबल है। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी। तो अभी हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी और केच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर हायर सॉल्युबिलिटी है तो केच क्या होगा, कम होगा। सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो केच क्या होगा, कम होगा। फिर ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, तो इसकी वैल्यू, केच की वैल्यू ग्रेटर कब होगी, जब सॉल्युबिलिटी कम होगी। सो ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कम तो केच वैल्यू ज़्यादा। हायर सॉल्युबिलिटी होता तो ये इसकी वैल्यू क्या होती, कम होती केच की। सो ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। We have three aqueous solutions of NaCl labeled as A, B and C. These solutions will be in the order of, with concentration of 0.01 m, 0.01 m and 0.001 m। मतलब इन तीनों के कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है A, B और C। इसका 0.01 m कॉन्सेंट्रेशन है, इसका 0.01 और इसका 0.001। तो ये इनके क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास तीन ABC, उनके कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, 0.01, 0.001। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू पूछिए। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर द सॉल्यूशंस विल बी इन द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में होगा, मतलब A की कम होगी, फिर B की उससे ज़्यादा, फिर C की कम, या फिर A की ग्रेटर होगी, B की फिर क्या होगी, उससे कम, और C की उससे कम, या फिर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, या फिर A इज़ लेस देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C, ये होगी, ठीक है। तो आई फैक्टर पूछा है कि इन सॉल्यूशन के लिए आई फैक्टर क्या होगा। सो जनरली जो आई फैक्टर है ना, अब आई फैक्टर जो है वो n के बराबर होता है, और n क्या होते हैं, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स उसके बनते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई फैक्टर जो है, आई फैक्टर उसके नंबर ऑफ मोल उसमें जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या होता है कि देखो
ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है फिर बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। कॉन्सेंट्रेशन कम कब होता है, जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सॉरी जब वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। बट जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है आई जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इसमें इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर NaCl है, तो NaCl के लिए आप देखो कि N नंबर कितना होगा, NaCl के लिए NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस बनाएगा, तो कितनी होती है, 2। तो वो इस केस में भी 2 होगी, N की वैल्यू इस केस में भी 2 है, इस केस में भी 2 है और इस केस में भी 2 है, मतलब A इक्वस टू B, B इक्वस टू C। सो विच वन इज द राइट आंसर, दिस वन, A इक्वस टू B, B इक्वस टू C, ये राइट आंसर है। समझ आ रहा है, ठीक है। एन पर डिपेंड करती, एन डिसोसिएशन या एसोसिएशन से होता है, तो आप देखो कि ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है, तो ए के लिए भी वही है, बी के लिए भी वही है और सी के लिए भी वही है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ टू लिक्विड्स, इसमें जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। इफ़ टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, तो ये तो पता ही है कि स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है तो एज़ोट्रॉप सॉल्यूशंस बनाते हैं। और मिनिमम बॉइलिंग किसका होता है, मतलब जिसका बॉइलिंग कम हो, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं ना वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप करता है। पॉजिटिव डिविएशन मतलब उसकी वापस ज़्यादा बनी तो कम टेम्परेचर पर क्या हो गया, वो बॉयल हो गया। सो इफ़ टू लिक्विड्स A and B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, देन इंटरैक्शन का पूछा है कि किसका इंटरैक्शन क्या कैसे होता है। सो AB इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन AA एंड BB। अगर AB का इंटरैक्शन ज़्यादा होता तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप नहीं बनाता, वो क्या बनाता, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। सेकंड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज because more number of molecules of liquid A and B can escape from the solution। फिर है कि vapor pressure of solution decreases because less number of molecules of only one of the liquid escape from the solution। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक कोई जाएगा उसमें से। AB interactions are weaker than those of between AA and BB। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के लिए क्या सही होता है कि अगर उसमें AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन है और AB इंटरेक्शन जो बनता है वो उससे वीक होता है तो वो जल्दी वेपर बना लेता है और जल्दी वेपर बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो या दिस इज़ द राइट आंसर। AB इंटरेक्शंस आर वीक होता है तभी जल्दी बॉयल हो जाता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होते हैं देन दोज ऑफ AA एंड BB। सो D इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस, ठीक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। जब मोलारिटी करवाया था मैंने तब हमने इसको किया था। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। 4 लीटर ऑफ 0.02 m aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of this resultant solution is। तो इसकी रिजल्टेंट मोलारिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि आपको विच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है ना। इसको यहाँ करके बताती हूँ मैं। हमको दिया है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो M1 कितना दिया है, लेट्स सी हियर। M1 यहाँ पर देखो, M1 कितना है 0.02 m। सो 0.02 m इंटू, है ना, एक्वस सॉल्यूशन और NaCl और डाइल्यूटेड बाय एडिंग 4 लीटर, तो 4 लीटर। तो V1 कितना है आपके पास, 4 लीटर है, इक्वल्स टू M2 क्या है, आपको नई मोलारिटी फाइंड करना है, द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी को फाइंड करना है तो M2। और आपने उसमें कितना मिलाया, कितना लीटर मिलाया, 4 लीटर था प्लस बाय एडिंग 1 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो रिजल्टेंट आपका वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, V2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हमको इसमें से ये निकालना है। सो व्हाट विल बी, क्या हो जाएगा ये 0.02 m इंटू 4/5 M2 की वैल्यू ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाय 5 और इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.016,
ठीक है। तो रिजल्टेंट पोलैरिटी आपकी कितनी आ गई, 0.016। सो लेट्स सी ऑप्शंस आर हियर, 0.004, 0.008 एंड 0.012 एंड 0.016। सो दिस इज द राइट आंसर। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, मार्क करना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। ठीक है, तो ये दिया है कि जब आप ऐड करते हो मिथेनॉल को एसीटोन में तो कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। एट अ स्पेसिफिक composition methanol acetone mixture will form minimum Bolling isotope and will show positive deviation from Raoult's law। मतलब ये बोला है कि आप मिथेनॉल एसीटोन मिलाते हो तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब वो ब्रेक होते हैं तो कैसा डिविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा या निगेटिव डिविएशन। देखो पॉजिटिव डिविएशन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो जहाँ भी एल्कोहल आ जाता है ना वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन होता है और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होता है ये। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन, एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड विल शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो यही वाला ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। बाकी आप देखोगे तो इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि मिथेनॉल एसीटोन ऐड करते हैं तो जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा और ए बी इंटरेक्शन वीक मतलब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ये, ठीक। बाकी यू जस्ट ट्राई देख लेना, ठीक है। लास्ट वन, केएच वैल्यू फॉर ऑर्गन के लिए केएच वैल्यू कितनी दी, केएच वैल्यू मतलब हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू। ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड HCHO मिथेनल एंड CH4 मीथेन आर 40.30 मतलब 40.30 इसके लिए है 1.67 एंड 1.83 इंटू 10⁻⁵ एंड 0.413 रिस्पेक्टिवली। तो केएच वैल्यू में हमने क्या रिलेशनशिप देखी थी कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी अगर क्या है ज़्यादा है तो केएच वैल्यू कम और केएच वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम। तो केएच वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, केएच वैल्यू की बात करें हम, आई होप कि दिख रहा होगा है ना, केएच वैल्यू की बात करें केएच, तो केएच वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये जो है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, अरेंज द गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। अब वैल्यू हमको किसकी दी है, केएच की दी है, केएच की दी है। ऑर्गन की कितनी है, सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम। तो ये ऑप्शन तो होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है 40.39 दी है, किसकी दी है हमको, ऑर्गन की दी है। तो ऑर्गन की केएच वैल्यू ज़्यादा है, केएच वैल्यू ऑर्गन की ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज मतलब सबसे लेस सॉल्युबिलिटी ऑर्गन की होगी। तो इन दो ऑप्शन से होगा। फिर देखो सेकंड किसकी है, CO2 की कितनी है, 40 के बाद 1.67 है ना, फिर 1.83। तो आप देखो कि CO2 की है, फिर किसकी है, CH4 की है, देन HCHO की है। तो विच वन इज़ द राइट आंसर, सबसे कम इसकी है, ठीक है। HCHO की वैल्यू सबसे कम है ना, तो HCHO की वैल्यू कम है मतलब ये वाला राइट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर ऑर्गन की सबसे कम, क्योंकि केएच वैल्यू ऑर्गन की सबसे ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे कम। हमको कैसे अरेंज करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि केएच वैल्यू इसकी सबसे कम, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सो आई हैव डन दी NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑल्सो एंड आई होप कि ये समझ में आया हो आपको। ये वीडियो नंबर 12 एंड अप टू दैट वी हैव डन द होल चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी तो आप कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड अभी देखते हैं कि हम 11th का शुरू करेंगे या 12th का शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स
and thanks for watching, and we will meet in the next video. Until then, bye bye.